मसल हाइपरट्रोफी क्या है और मसल ग्रो कैसे होते हैं? मसल ग्रोथ एक वेट लिफ्टिंग आउटकम नहीं है। मसल ग्रोथ एक बायोलॉजिकल डिसीजन है। जिम कल्चर में हम सबको एक ही स्टोरी सुनाई गई है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, प्रोटीन को लो एंड यूल बी बिग. The body doesn't care about growth, the body only cares about surviving. That is the first priority and the only priority for the body. Energy low is basically means growth is off. Mind muscle connection कोई spiritual term नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल फोकसिंग है. जो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, स्लीप उनकी खराब रहती है, बहुत अग्रेसिव डाइटिंग करते हैं और ओवर ट्रेनिंग करते हैं, उनका बॉडी सिग्नल हमेशा ये रीड करता है कि एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल, डेंजर मोड इज ऑन. ये फिर ग्रोथ आपका सप्रेस कर देता है. आजकल का जो जिम कल्चर है वो ओवर ट्रेनिंग को हार्डवर्क समझता है. बहुत ही बड़ी गलतफहमी है ये. बॉडी थ्रेट मोड में पहुंच चुकी है और थ्रेट मोड में growth is never a priority. You think you're doing everything right, but you're still not growing, you're still tired, then what is happening? नमस्ते, मैं हूं शिवोहम एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. आज का टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएगा एंड दिस इज बेसिकली फॉर एवरी सिंगल वन. तो लेट्स गो स्ट्रेट इनटू इट. मसल हाइपरट्रोफी क्या है और मसल ग्रो कैसे होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ ज्यादा वेट उठाने से आप ग्रो करोगे तो ये सच नहीं है. दिस इज हाफ ट्रूथ, इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ. क्योंकि जिम कल्चर में हम सबको एक ही स्टोरी सुनाई गई है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, प्रोटीन को लो, बस हो गया एंड यूल बी बिग. लेकिन सच ये है कि मसल ग्रोथ एक वेट लिफ्टिंग आउटकम नहीं है. मसल ग्रोथ एक बायोलॉजिकल डिसीजन है. आप आयन उठा रहे हो, लेकिन मसल ग्रो तब करेगा जब आपकी बॉडी को सही सिग्नल मिल रहा है आपके एनवायरनमेंट से. और एनवायरनमेंट से सिग्नल मिलना है कि आप सेफ हो, एनर्जी अवेलेबल है और ये स्ट्रेस बहुत ही इजीली रिकवरेबल भी है. ग्रोथ सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता. ग्रोथ तब होता है जब ट्रेनिंग के सिग्नल को बॉडी रिकवरी, हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम, स्लीप और साइकोलॉजिकल सेफ्टी के साथ इंटीग्रेट करके अप्रूव करते हैं. इसलिए मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन रिपीट करूंगा आपके लिए. Just lifting more weight is not going to make you grow muscle, because muscle grows when your body reads the right signal from all the environmental triggers. आज का कंटेंट वही सिग्नल डिकोड करेगा. What, why, how, when, with beginners और with advanced lifters, दोनों के एंगल से. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि what. हाइपरट्रोफी का सिंपल मीनिंग क्या है? हाइपरट्रोफी का सिंपल मीनिंग है मसल फाइबर का साइज इंक्रीज होना. आपका मसल फाइबर जो है एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है, वो मिलियंस ऑफ मसल सेल्स का एक बंडल है. हर मसल फाइबर का एक जायंट सेल होता है जिसके अंदर छोटे से मायोफाइब्रल्स होते हैं और ये मायोफाइब्रल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन फिलामेंट्स भी होते हैं, दे आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म सैक्रोमियर्स. सैक्रोमियर्स जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. ये वही जगह है जहां पर फोर्स जनरेट होता है. जब हाइपरट्रोफी इंक्रीज होती है, ओवरऑल मसल साइज इंक्रीज होता है. प्राइमरीली इसके लिए क्योंकि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता है. अब ये सब ऑफ कोर्स काफी साइंटिफिक है. अगर आप मसल ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है. बट अगर ये सब चीज़ों का आपको एक बेसिक आइडिया हो कि मसल फाइबर्स क्या होते हैं, एक मसल सेल क्या होता है, वो ग्रो कैसे करते हैं, देन it becomes a little bit more logical. Next time you're trying to apply some kind of logic, you're trying to apply some kind of protocol, you know what you are doing and why you are doing it. ट्रेनिंग से मसल फाइबर्स की जो लेंथ और आर्किटेक्चर है वो चेंज हो सकती है, लेकिन विजिबल मसल गेन का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है फाइबर का थिकनेस, यानी कि रेडियल ग्रोथ. आपको ये समझना जरूरी है बिकॉज आप जब मसल गेन बोलते हो, आप बेसिकली बोल रहे हो आई वॉन्ट माई मसल सेल्स टू बिल्ड मोर कॉन्ट्रैक्टाइल
and structural proteins, which are your actin and myosin, store more fuel, expand their internal machinery, and become capable of producing more force and tolerating more work. जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा साइंस है, इसको आप इग्नोर भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाई. हर चीज का व्हाई पता होना बहुत जरूरी है. बॉडी मसल क्यों बनाती है? बॉडी हाइपरट्रोफी इसलिए करती है क्योंकि ट्रेनिंग एक डिमांड क्रिएट करता है. बॉडी को लगता है ये स्ट्रेस बार बार आने वाला है और अगर मुझे इसे एवरी सिंगल टाइम ओवरकम करना है देन आई नीड टू अडेप्ट, नहीं तो damage and energy cost is going to become too much. Muscle growth is an adaptation to repeated survivable stress. ये repeatable and survivable, ये दो words जो है बहुत ही important words है, इसे ध्यान में रखना. we'll speak more about it. लेकिन ये adaptation तभी possible है जब body को confidence है और उसे पता है I have enough resources available for growth. Growth evolutionarily expensive है. Survival first, growth later. The body doesn't care about growth. The body only cares about surviving. That is the first priority and the only priority for the body. Only when you have excess of energy, excess of raw material, excess of resources, then the body can say, all right, it's time to grow, which is again dependent on how safe your body feels. This is very important. Remember this. इसलिए जो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, स्लीप उनकी खराब रहती है, बहुत अग्रेसिव डाइटिंग करते हैं और ओवर ट्रेनिंग करते हैं, उनका बॉडी सिग्नल हमेशा ये रीड करता है कि एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल, एनर्जी इज अनसर्टेन, डेंजर मोड इज ऑन. ये फिर ग्रोथ आपका बेसिकली सप्रेस कर देता है. आप कितना भी ट्रेन कर लो, अगर आपका सिस्टम एक थ्रेट मोड में है, हाइपरट्रोफी नहीं होगी. Now let's understand how does hypertrophy actually happen. Hypertrophy start कैसे होती है? Hypertrophy starts at a cellular level. Everything in the body happens at a cellular level. जब आप लिफ्ट करते हो, आप मसल फाइबर्स पे मैकेनिकल टेंशन डालते हो, उसे आप क्रिएट करते हो. ये टेंशन मसल्स के सेल मेम्ब्रेन और जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसे डिफॉर्म करता है. उसे स्ट्रेस के वजह से उसका जो नॉर्मल शेप है उसे डिफॉर्म करता है. मसल सेल्स के पास मैकेनो सेंसर्स होते हैं. ये बेसिकली इस डिफॉर्मेशन को सेंस करते हैं. इस सिग्नल के वजह से दे बेसिकली डू समथिंग विच इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ये वही जगह है जहां टेंशन सिर्फ जिम टर्म नहीं रहती. टेंशन बिकम्स अ बायोलॉजी. जब आप अपनी बॉडी पे मैकेनिकल टेंशन डालते हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, ये रिस्पॉन्स बॉडी में मसल सेल्स के अंदर एक सिग्नल पाथवे एक्टिवेट कर देता है और इस पाथवे का नाम है mTOR. mTOR की बात हम लोग ने पहले भी की हुई है. अगर mTOR आपका स्ट्रॉन्ग है तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड मोर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स लाइक योर एक्टिन एंड मायोसिन. mTOR को सिर्फ ट्रेनिंग के सिग्नल की जरूरत नहीं है. mTOR को एनर्जी अवेलेबिलिटी और अमीनो एसिड की परमिशन भी चाहिए. अगर एनर्जी लो है देन यू विल एक्टिवेट योर AMPK पाथवे. AMPK बेसिकली एक सर्वाइवल स्विच है और mTOR और AMPK कभी भी साथ में एक्टिवेट नहीं होते. अगर mTOR एक्टिवेटेड है तो AMPK लो रहेगा, AMPK एक्टिवेटेड है तो mTOR आपका लो रहेगा. सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी लो इज बेसिकली मींस ग्रोथ इज ऑफ. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी सिस्टम्स हाइपरट्रोफी में बहुत ही एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं. एनर्जी लो मतलब ग्रोथ इज ऑफ. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी सिस्टम्स हाइपरट्रोफी में बहुत ही एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का पर्सपेक्टिव ऐड करना बहुत जरूरी है यहाँ पर. एंड यू गाइस नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मोस्ट पीपल हाइपरट्रोफी को सिर्फ प्रोटीन और वेट्स से लिंक करते हैं. मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है. प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है. राइबोसोम्स को एटीपी चाहिए, अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी चाहिए, सेल्यूलर रिपेयर और रीमॉडलिंग के लिए भी एटीपी चाहिए, सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए भी एटीपी चाहिए. अगर एटीपी सप्लाई पुअर होगा तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी, उसमें ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का सोचेगी भी नहीं. इसलिए हाइपरट्रोफी का एक हिडन रूल है, मसल ग्रो ओनली व्हेन द सेल्स हैव अ सरप्लस ऑफ एनर्जी which is beyond the survival needs.
आप उस सरप्लस एनर्जी को कैसे क्रिएट करते हो? प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर कार्ब्स फॉर ग्लाइकोजन, गुड स्लीप फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंसी एंड हार्मोनल रिकवरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट सो कॉर्टिसोल क्रॉनिक नहीं रहे और इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहे, जिससे न्यूट्रिएंट्स आपके मसल में बहुत इजीली पहुंच सके। अब मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मैकेनिकल टेंशन का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं, ये दो चीज़ जो हैं वो बहुत ही फाउंडेशन है इस एंटायर प्रोसेस में। तो समझते हैं मैकेनिकल टेंशन क्या है और मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्या है और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। मैकेनिकल टेंशन इज द फाउंडेशन। ये बेसिकली हाइपरट्रोफी का बहुत ही प्राइमरी ड्राइवर है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस सेकेंडरी एम्पलीफायर है। मैकेनिकल टेंशन का मतलब है कि मसल फाइबर पे फोर्स ऐड करना, एक्स्ट्रा वेट लोड करना। ये हैवी लोड से भी हो सकता है और मॉडरेट लोड से भी हो सकता है अगर द सेट इज टेकन क्लोज टू फेलियर। मेटाबॉलिक स्ट्रेस का मतलब है बर्न, पंप, लैक्टेट बिल्डअप, हाइड्रोजन आयन, सेल स्वेलिंग, ऑक्सीजन डेट। मेटाबॉलिक स्ट्रेस सिग्नल्स क्रिएट करता है। सेल स्वेलिंग्स जो है वो एनाबॉलिक सिग्नल्स भी बन सकते हैं और फटीग के थ्रू मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पंप को चेस कर रहे हो विदाउट मीनिंगफुल टेंशन, तो आप फटीग क्रिएट करोगे, ग्रोथ स्टिमुलस नहीं। मैकेनिकल टेंशन इज फॉर हेवी एंड मॉडरेट लोड एट कंट्रोल्ड स्पीड। देन यू हैव योर मेटाबॉलिक स्ट्रेस व्हिच इज हायर रेप्स, शॉर्टर रेस्ट, आइसोलेशन मशीन्स, मोर वॉल्यूम, जिससे फाइबर्स फुली फटीग हो जाएंगे। बिगनर्स में टेंशन से ही काफी ग्रोथ हो सकती है और एडवांस लिफ्टर्स को टेंशन प्लस मेटाबॉलिक स्ट्रेस की बहुत जरूरत है। नाउ समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ दिस, अगर ये फैक्टर आपकी ट्रेनिंग में नहीं रहेगा तो मैकेनिकल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस का कोई फायदा नहीं। माइंड मसल कनेक्शन। मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं मोटर यूनिट्स के थ्रू। मसल्स का एक बेसिक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले वो मसल्स यूज करेंगे जिससे लो थ्रेशोल्ड यूनिट्स कहते हैं। ये बेसिकली आपके वो मसल फाइबर्स है जो ज़्यादा करके इंड्योरेंस ट्रेनिंग में यूज होते हैं। दे डोंट गेट टायर्ड वेरी फास्ट, दे कैन गो ऑन फॉर लॉन्गर। ऑलराइट, इसके बाद वंस यू टेक योर सेट टू अ पॉइंट ऑफ फेलियर, after the endurance fibers or the low threshold fibers are tired, then your body recruits those muscle fibers which are high threshold, which are basically like your fast twitch muscle fibers, which are able to lift a lot of weight, but they get tired also very soon. और जो high threshold muscle fibers है उनमें hypertrophy का potential बहुत ही ज़्यादा है। आप उनको recruit कैसे कर सकते हो? Well, basically या तो आप heavy weights उठाओ या फिर moderate weights के साथ failure तक जाओ। यहाँ माइंड मसल कनेक्शन का रोल बहुत ही जरूरी है। माइंड मसल कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल टर्म नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल फोकसिंग है। जब आप टारगेटेड मसल्स पे कॉन्शियस फोकस डालते हो, आप न्यूरल ड्राइव इंक्रीज करते हो, तो उस मसल में एक डोमिनेंस, एक सिनर्जी आती है। तो जब हम माइंड मसल कनेक्शन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जब आप कोई भी सेट लगा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, योर अटेंशन नीड्स टू बी ऑन द मूवमेंट. If your attention is on the music that you're listening to, if your attention is on the people that you are with, then mind muscle connection is going to fail. और mind muscle connection करने के लिए हमें जो reps हैं वो काफ़ी slow और controlled way में use करने पड़ते हैं, because exercise is not about just getting the weight from point A to point B. Exercise is about lifting with intention, moving the weight from point A to point B, recruiting as many muscle fibers as possible. Science has proven कि your high threshold muscle fibers, जो fast twitch fibers हैं, जिनमें hypertrophy की जो potential है वो end में recruit होते हैं। लेकिन if you have the right mind muscle connection and even with the light weight, if you can focus on every single rep with the right amount of speed, then you will recruit those high threshold fibers right from the start. You don't need to wait till failure. इसीलिए आप देखोगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेसिकली 15 रैप 20 रैप लगाते हैं, बट 3 सेट के बाद भी they don't really feel anything. And then you have people who basically are lifting 8 to 10 reps, but उनका फॉर्म, उनकी टेक्निक, उनका स्पीड इतना परफेक्ट है कि after 8 reps they almost reach to failure. And that is the point. The point over here is don't train to failure. The point is that you train in such a way that even at that weight where you can lift 12 reps and 15 reps,
You're training it with such good intent, with such focus, with such controlled speed that almost at the 8th or the 10th rep, you start to fail. That is the purpose. Not that go to as far as you can, बस करते रहो जब तक failure आएगा. नहीं. You want to bring on failure voluntarily. एक होता है you train to failure. Other is where you train so that you voluntarily go to failure at a rep much sooner than what you thought was possible. Beginners के लिए mind muscle connection एक skill है that they have to learn to develop right from the first day itself. पर जो advanced lifters हैं वो ये skill already attain कर चुके हैं, वो ये skill already सीख चुके हैं. तो making sure that the skill stays as the foundation of your lifting, now you need to focus on much isolated and precise protocols. Now let's talk about something which is very important. Some hormones which play a very important role in muscle hypertrophy. हम बात करने वाले cortisol और insulin के बारे में. Cortisol एक basically एक stress hormone है और training itself एक stressor है. तो training के time cortisol spike होना बहुत ही normal चीज है. Cortisol का job है energy को mobilize करना. प्रॉब्लम तब होता है जब ये कॉर्टिजोल का स्पाइक बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है. क्रॉनिक कॉर्टिजोल मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, एमटोर को सप्रेस करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस करता है और आपके जो सीएनएस है और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका जो आउटपुट है उसे भी कम कर देता है. आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, अग्रेसिव डेफिसिट, एक्सेसिव स्टिमुलेंट्स और ओवर ट्रेनिंग में हो तो कॉर्टिजोल बेसलाइन की रेंज में कभी होगा ही नहीं और वो हमेशा आपके ग्रोथ को सप्रेस कर देगा. हम जब कॉर्टिजोल की बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको समझना. जैसे हमने बताया कि जो एक्सरसाइज है दैट इटसेल्फ इज अ फिजिकल स्ट्रेस, बट दैट स्ट्रेस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज हॉर्मेसिस. इट इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस. इट इज अ स्ट्रेस विच योर बॉडी नीड्स. बॉडी को आप अगर स्ट्रेस नहीं दोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लिव, यू विल एक्चुअली डाई. What is this stress doing to you inside the body is very important to understand. Very briefly, let's say in the terms of exercise, जब आप ट्रेनिंग करते हो और आप लिफ्टिंग करते हो, आपके मसल्स में माइक्रो टेयर्स आते हैं. This is basically a stress, that there is a tear in the muscle tissue. But this tear or this stress activate the immune system to activate repair, to activate growth. So this stress is very important. बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि यार मैं 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर मेरी बॉडी नहीं बन रही. ये एक फैक्टर हो सकता है. मे बी यू आर नॉट पुशिंग योर बॉडी मोर देन व्हाट यू शुड. मे बी यू आर ऑलवेज इन दैट कंफर्ट जोन जहां पर मे बी फॉर द फर्स्ट मंथ द स्ट्रेस वाज न्यू, सो द बॉडी लर्न, द बॉडी अडेप्टेड, इट प्रोग्रेस्ड. बट आफ्टर दैट 1 month द स्ट्रेस इज गोइंग टू बी द सेम, सो द बॉडी इज अडेप्टेड. बिकॉज जैसे हमने बताया कि बॉडी का जो प्रायोरिटी है, बॉडी की प्रायोरिटी है सर्वाइवल. इट विल ऑलवेज फोकस ऑन सर्वाइवल देन ऑन ग्रोथ. बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस so it also grows at the same time. That is why cortisol is very important. But then again, like we said, training or physical training is also stress. Erratic sleep times is stressful. Excess blue light is stressful. No breath work is stressful. Being stressed all the time is stressful. Being in a calorie deficit is stressful. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी बॉडी को स्ट्रेस दे रही है. इसके बाद आप जिम में जाके HIIT करोगे, हैवी लिफ्टिंग करोगे या ऐसी कोई ट्रेनिंग करोगे जो आपकी बॉडी को और स्ट्रेस देगी, then how are you ever in that hormesis or positive stress environment? That is the time when you don't need to train, or that is the time when you do something a little bit more relaxing. इसीलिए ये चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उस दिन आपको काफ़ी स्ट्रेस हो चुका है ऑलरेडी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, डजंट मैटर हाउ, दैट डे यू ट्रेन लेस. Because if we want our body to grow, if we want hypertrophy to happen, if we want our body to progress, then it is very important that we learn to balance the stress. कोई स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है. एक्सरसाइज इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ स्ट्रेसेस विच इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल. उस दिन HIIT मत करो, उस दिन हैवी लिफ्टिंग मत करो. जस्ट गो एंड लिफ्ट सम रियली लाइट वेट फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट. Movement is what is medicine. Just walk, listen to your favorite music and just go for a walk. That is also something that you can do.
So remember, cortisol is very important, but chronic levels of cortisol is something which is always going to suppress your growth. और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। ब्रेथ वर्क करके आप अपनी बॉडी में एक शील्ड बनाओ, जो अगर स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल राइज भी होगा, वो आपकी बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा विच इट वुड डू इफ देयर वाज नो प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड इट, विच इज योर ब्रेथ वर्क। इंसुलिन एक बहुत ही लिटरली एक मैजिक जैसा हार्मोन है। इंसुलिन का रोल कॉर्टिसोल से एकदम ऑपोजिट है। इंसुलिन को हम मसल बिल्डिंग हार्मोन इसलिए नहीं कहते कि वो डायरेक्टली मसल्स बनाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एंटी कैटाबॉलिक है। मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन रिड्यूस करता है, अमीनो एसिड्स का अपटेक इंप्रूव करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज में हेल्प करता है, सेल्स को हाइड्रेट करता है। लेकिन इंसुलिन का बेनिफिट तब होगा जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव रहेगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होगी तो न्यूट्रिएंट्स मसल्स में जाएंगे, रिकवरी आपकी अच्छी से होगी, पंप्स आपके बेटर होंगे, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बेटर होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर लो होगी तो न्यूट्रिएंट्स मसल की जगह फैट्स में स्टोर्ड होंगे और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मसल मास इटसेल्फ इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, तो हाइपरट्रोफी मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करता है और मेटाबॉलिक हेल्थ फ्यूचर हाइपरट्रोफी को सपोर्ट भी करता है। इट्स लिटरली लाइक अ लूप। जब हम इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हाउ डू यू मेंटेन इंसुलिन सेंसिटिविटी। Insulin sensitivity, of course, by doing the right amount of weight training, that is the first thing that you do, but also by making sure that you live a healthy lifestyle. You're eating what you should eat, when you should eat. Your sleeping time is set in a routine. आप सुबह को जल्दी उठते हो, you're able to get sunlight. Again, आप अपना breath work करते हो, आप जितना प्रोटीन आपको चाहिए उतना खाते हो, जितना कार्ब चाहिए उतना खाते हो। जिस दिन ट्रेनिंग नहीं कर रहे उस दिन कम खा रहे हो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉर्टिसोल जो मैंने आपको ऊपर बताया सिर्फ वही नहीं करता, कॉर्टिसोल लिटरली आपके सेल्स को इफेक्ट करता है। और अगर कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस है और स्ट्रेस अगर क्रॉनिक लेवल्स पे पहुंच जाए तो आपके सेल्स लिटरली दरवाजे बंद कर देते हैं। वो दरवाजे इसलिए बंद करते हैं बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर दी एनर्जी प्रोड्यूसर्स। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है, बट ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो process है, it's not happening properly. So because of that, stress increases more. So they need to shut down the gate जहां से raw materials आ रहे हैं। अगर वो गेट बंद हो गया, that is where insulin resistance begins. So for all you know, because of your lifestyle, आप already कहीं ना कहीं insulin resistant हो चुके हो, completely नहीं but हो चुके हो, जिसके वजह से आपको आपकी ट्रेनिंग में the correct return of investment नहीं मिल रहा। You think you're doing everything right, but you're still not growing, you're still tired, then what is happening? You think you're insulin sensitive, but you're not. Correcting your lifestyle without taking any supplements or medication is the first step to correct this aspect of becoming more insulin sensitive. आजकल का जो जिम कल्चर है वो ओवर ट्रेनिंग को हार्डवर्क समझता है। बहुत ही बड़ी गलतफहमी है ये। ओवर ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ सोर होना नहीं है। ओवर ट्रेनिंग का मतलब है आपकी सिस्टमिक डिसरेगुलेशन हो चुकी है, जहां पर स्ट्रेस रिकवरी कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका है। ये सब चीजों की साइंस क्या है? परफॉर्मेंस आपकी स्टैग्नेट हो चुकी है, बार स्पीड आपकी लो हो चुकी है, पंप्स नहीं आ रहे, स्लीप क्वालिटी जो है वो काफी इरेटिक हो चुकी है, आप काफी इरिटेबल हो चुके हो, क्रेविंग्स बढ़ गई है, इंजरीज हो रही है, मोटिवेशन आपका ड्रॉप हो रहा है। अगर हम साइकोलॉजिकली या माइंड के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ओवर ट्रेनिंग बेसिकली क्रॉनिक कॉर्टिसोल को बढ़ाती है, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में रहता है, ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट ठीक से नहीं हो रहा, न्यूरल ड्राइव या जो आपका सीएनएस सिस्टम है उसका आउटपुट काफी स्लो हो चुका है, एमटॉर सिग्नलिंग लो हो चुकी है, जो आप प्रोटीन भी खा रहे हो, वेट्स भी उठा रहे हो पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, आप फटीग जनरेट कर रहे हो, ग्रोथ सिग्नल्स नहीं। बॉडी थ्रेट मोड में पहुंच चुकी है और थ्रेट मोड में ग्रोथ इज नेवर अ प्रायोरिटी। दैट्स व्हाई फीलिंग ऑफ सेफ्टी इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। सेफ्टी का मतलब कंफर्टेबल नहीं होना, सेफ्टी का मतलब बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। बॉडी को फील होना चाहिए कि स्ट्रेस आया, कोई बात नहीं,
हैंडल हो जाएगा, अब रिकवरी मोड में जा सकते हैं। अब बिगनर्स और एडवांस लिफ्टर्स का हाइपरट्रोफी जो है वो काफ़ी डिफरेंट रहेगा, ये समझना ज़रूरी है। जो बिगनर लिफ्टर है उसके लिए हाइपरट्रोफी का एक्सपीरियंस यूजुअली बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इनएफिशिएंट होता है, उनकी बॉडी ने कभी ये स्ट्रेस महसूस नहीं किया। इसीलिए पहले ही कुछ वीक्स में उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा मसल देखना चालू करते हैं, वो अडेप्टेशंस काफ़ी फास्ट हो जाती है, प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट आता है। बिगनर्स को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने टेक्निक पे, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, कंट्रोल्ड स्पीड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन वेट, और वो भी ईगो के पर्सपेक्टिव से नहीं, टेक्निक और फॉर्म के पर्सपेक्टिव से। बिगनर्स को हर सेट फेलियर पे लेके जाने की जरूरी नहीं है। एक्चुअली बिगनर्स को फेलियर अवॉइड ही करना चाहिए इनिशियली, क्योंकि फॉर्म ब्रेक हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसके वजह से गोइंग टिल फेलियर डजंट रियली मेक सेंस। एडवांस लिफ्टर्स कंप्लीटली ऑपोजिट। एडवांस लिफ्टर्स के लिए हाइपरट्रोफी स्लो होती है, इंक्रीमेंटल स्लो हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन्स उतना नहीं होता, पीआरस काफी महीने तक सेम पोजीशन पे ही रहते हैं। उनको अगर ग्रोथ चाहिए तो उन्हें मैकेनिकल टेंशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हाई थ्रेशोल्ड रिक्रूटमेंट कंसिस्टेंटली करनी जरूरी है। रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, और वॉल्यूम बहुत ही इंटेलिजेंटली इंक्रीज करेंगे। बस ऐसा नहीं कि आज एक सेट इंक्रीज, कल 2 सेट, कल जाइंट सेट, इससे नहीं होगा। इट हैज टू बी प्रॉपरली डिजाइन्ड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर। अब जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज, बट आई से इट्स 50-50। ट्रेनिंग सही हो जाएगी पर न्यूट्रिशन खराब होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर न्यूट्रिशन परफेक्ट है but stimulation from training is low, again growth won't happen. So nutrition plays a very important role when it comes to muscle hypertrophy. लेकिन nutrition for hypertrophy does not mean calories. Calories are necessary. Calories मतलब quantity of food. Quantity of food has to be in a little bit of surplus, but here protein matters, and not how today social media is talking about it. Protein is this, protein is that, protein चाहिए, protein चाहिए, protein के बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी, वैसे मत सोचना. But over here, protein is important, but not proteins in grams. It's more about the amino acid profile. And I've made a full video on explaining what protein is all about, right from mTOR, right from the anabolic threshold. ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है. So please watch that video to understand a little bit more about the role of protein when it comes to hypertrophy. यहाँ तक कि मैंने ये सब भी डिस्कस किया है कि अगर आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, इससे ऑफकोर्स थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट उतना फ़र्क नहीं जितना सोशल मीडिया आपको बताती है. आप अगर एक वेजिटेरियन हो, आप फिर भी हाइपरट्रोफी कर सकते हो, आप फिर भी मसल गेन कर सकते हो बाय गेटिंग द राइट काइंड ऑफ अमीनो एसिड. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो वंस अगेन. अब कार्ब्स की जब बात होती है तो कार्ब्स का रोल हाइपरट्रोफी में बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है. कार्ब्स सिर्फ कैलोरीज नहीं है. अगेन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स. कार्ब्स ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को फ्यूल करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज को इंक्रीज करता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, और ऑफ कोर्स इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इट इज प्रोटीन स्पेयरिंग. इसका मतलब ये है कि जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो या आपकी बॉडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस में जा रही है, at that point, rather than breaking down protein for fuel, it actually has enough carbohydrates to get that fuel. अगर carbs आपके लो हैं और ट्रेनिंग वॉल्यूम काफी हाई रहेगी तो कॉर्टिसोल रहेगा, रिकवरी स्लो होगी, पंप मिसिंग होगा, और इससे आपके मसल्स यूजुअली फ्लैट फील करेंगे. तो हैविंग द राइट काइंड ऑफ कार्ब्स, and I would say the best time for eating carbs is around your workouts. When you think about around the workout, doesn't mean that you eat a lot of it before. Of course, you have a very small amount of carb meal before you go to training. Again, when, how much, ये सब के बारे में मैंने अपने strength training वाले वीडियो में काफ़ी बात की हुई है, तो you can watch that video. But majority of your carbs should always be after your workout. You've done a good training session, आपने काफ़ी weight उठाया है, आपके muscles का जो glycogen stores है वो ख़त्म हो चुका है. Which now when you eat your carbs, जो हम basically पहले बात कर रहे थे insulin sensitivity की, this is the moment where it even works even better. तो आप carbs खाओगे and all that nutrient will go straight into the muscle rather than getting stored into fat. So carbs अगर आपको खाने भी हैं, make sure you eat them more around your workout time, and
जैसे जैसे आपका मील वर्कआउट से दूर होते जाएगा वैसे वैसे आप अपने कार्ब्स कम कर सकते हो. इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू हाइपरट्रोफी व्हाटसोएवर. फैट्स का रोल भी बहुत क्रूशियल है. फैट्स एनाबॉलिक हार्मोन्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं. टेस्टोस्टेरोन और अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स में फैट मेटाबॉलिज्म का बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है. लो फैट डाइटिंग क्रॉनिकली करोगे तो हार्मोन की जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. इसलिए ग्रोथ फेज में फैट्स को कंप्लीटली कट करना एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा. Balanced intake is enough to produce these hormones and produce them well. Enough carbs for performance and insulin, and enough protein for building blocks, which are your amino acids, so that your muscles can grow. अब मैं आपको एक 1 week push pull leg hypertrophy plan का एक बहुत ही अच्छा sample देने वाला हूँ. You can try this sample and I will give you some instructions at the end of it as well. इस प्लान का गोल ये होगा कि बिगनर्स भी फॉलो कर सके और एडवांस लिफ्टर्स भी इसे ट्वीक करके फॉलो कर सकते हैं. प्लान का फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक टेंशन इज गोइंग टू बी डोमिनेंट. सेकेंड हाफ ऑफ द वीक मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेच इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट पार्ट. यहाँ पर वी विल बी फोकसिंग ऑन टेम्पो विच इज द स्पीड ऑफ द मूवमेंट, द मैकेनिकल टेंशन, रेपिटेशन एंड ऑलमोस्ट समटाइम्स टेकिंग इट टू फेलियर. This is what your week is going to look like. It is going to be a push, pull, rest or active recovery followed again by push, pull, legs. इसमें हम push और pull 2 बार करेंगे, legs हम लोग 1 बार करेंगे. पर अगर आपको legs 2 बार करने हैं then you can do that also, not a problem. Week 1 of the push, pull, legs hypertrophy plan. Like we said, the structure is push, pull, rest, push, pull, legs and rest. So day number 1 is going to be all about push, which is basically your chest, your tricep and shoulders. यहाँ पर the focus is going to be mechanical tension, which is the load. Goal, high mechanical tension, controlled eccentrics यानी कि negatives. जैसे कि अगर आप chest कर रहे हो तो when you take the bar up, but when you're bringing it down, that is the eccentric phase of the movement. So that is going to be very slow and very controlled. And remember, no ego lifting. First exercise, barbell bench press. You're going to do 4 sets, 6 repetitions. Your tempo or speed of the movement is going to be 3 seconds down, 1 second pause, and then control on the way up. Rest is going to be 60 seconds to 90 seconds depending on how you're feeling. Second exercise है आपकी incline dumbbell press. 3 sets, 8 reps. Speed is again 202. पहले वाले में था 313, इसमें है 202. So 2 seconds down, don't pause, 2 seconds up. Third exercise is standing overhead press. यहाँ पर आप या तो barbell use कर सकते हो या तो dumbbell use कर सकते हो, whichever is comfortable for you. 3 sets, 6 to 8 repetitions. Focus on the form. Remember, keep the form strict. Next is cable flies. और यहाँ पर आपको stretch पे focus करना है. You can either do seated, standing or you can even use a peg deck. 3 sets, 12 to 15 repetitions. 2 seconds hold at the stretch position. Next we have tricep push down. Tricep push down you can either do with the bar or you can do with the rope. 3 sets, 12 to 15 repetitions. Last set you will take this almost close to failure. Day number 2, pull. Mechanical tension. Again the focus is going to be mechanical tension and control. First exercise, weighted pull-ups or lat pull down. Wide lat pull down or wide weighted pull-ups. 4 sets, 6 to 8 repetitions, 3 seconds on the eccentric, when you're coming back down, 3 seconds on the way down. Then we have barbell rows, 3 sets, 8 repetitions, controlled, don't jerk. Then we have close grip seated cable rows, 3 sets, 10 repetitions, 1 to 2 second squeeze at the top, at the back. तो जब आप pull करते हो वहां पर 1 या 2 सेकंड का squeeze. फिर है face pulls, 3 sets, 15 repetitions. Last one, EZ bar या तो dumbbell curl, 3 sets, 10 to 12 repetitions. Again, as slow as you can bring it down, 3 seconds on the way back down. Day number 3 is rest or active recovery, 20 to 30 minutes brisk walking, light mobility, 10 to 15 minutes of diaphragmatic breathing. Focus is lowering the cortisol, being calm and improving recovery. Day number 4 is again push. यहाँ पर we're going to be working mainly on the speed of the movement and we're going to add a metabolic stress layer as well.
First one, we have dumbbell bench press, 4 sets, 8 repetitions. Speed is going to be 4-1-1. Next, we have machine chest press, 3 sets, 10 repetitions. Continuous tension, relax मत होने देना bottom पे और ऊपर भी relax मत होने देना. Keep the tension throughout. Then we have dumbbell lateral raise, 4 sets, 15 repetitions, no swinging. Keep it as strict as possible. Next, overhead tricep extension, either on the cable or on the dumbbell. 3 sets, 12 repetitions, deep stretch at the bottom. Last one, we have a push-up finisher. You'll do 2 sets, either on the toes or on the knees, and you'll go till failure. If you can do it on the toes to begin with, do it. Then once you fail, go on the knees and then finish it there. Day number 5, pull. Again, metabolic stress is going to be the emphasis. Goal is higher repetitions, fiber fatigue. Seated cable rows, wide grip, 3 sets, 12 repetitions, a very short rest, 30 to 60 seconds rest. Close grip lat pull down. Either you can use the cable or the machine. 3 sets, 15 reps, focus on the stretch at the top. Rear delt flies, either on the inclined bench or bent over. 3 sets, 15 reps. Okay, last one, we have the bicep drop set, 2 rounds. 12 repetitions karoge. You'll do as much, take a good amount of weight, do 12 repetitions. Then you drop, do 8. Then you drop, do 6. Every time you increase the weight whenever you drop. Day number 6, legs. Again, mechanical tension plus volume. Goal is of course the big compound tension plus pump. First exercise is hack squats or barbell squats. 4 sets, 6 to 8 repetitions, 3 seconds on the eccentric. Next we have Romanian deadlift, 3 sets, 8 repetitions, controlled stretch at the bottom. Then we have leg press, normal stance, hip width apart, 3 sets, 10 to 12 repetitions, leg extensions, 3 sets, 15 repetitions, hold at the top for 2 to 3 seconds and very slow on the way down. Hamstring curls, 3 sets, 12 to 15 repetitions, same thing, hold it at the top for 1 or 2 seconds, bring it down as slowly as possible. Last one, 4 sets, 20 repetitions, standing or seated calf raise. Day number 7, your last day, complete rest. अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है then just go for a walk. That's absolutely fine. Take a massage, relax, eat well. It's all about resting. It's all about recovery. जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है. If you're going to be doing this for the next 4 weeks. Week 1, establish the baseline weights. Week 2, add 1 rep per set. Week 3, increase the load by 2.5 to 5%. Week 4, increase the tempo control and then deload after the 4th week. Beginners के लिए ये follow करना बहुत ज़रूरी है. For the advanced people, you can push yourself every single week a little more than what the beginners are doing. That's absolutely fine. Some intensity guidelines for you. जब हम compound lifts की बात कर रहे हैं या जो major lifts की बात कर रहे हैं, you'll always keep 2 repetitions in the tank. You won't go to failure. Isolation की जब बात करते हैं, you can go to failure on the last set. Not a problem. Rest की जब हम बात करते हैं, for the bigger lifts, you will rest from 60 seconds to 90 seconds. For the isolation, you will rest from 30 seconds to 60 seconds. But अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज है जिसमें आपको लगता है you need a little bit more rest, please take rest, not a problem. तो एक बात तो क्लियर है, मसल हाइपरट्रोफी कोई रैंडम चीज नहीं है. ये सिर्फ हैवी वेट उठाने का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन शेक पीने का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ जिम में 2 घंटे रहने का भी रिजल्ट नहीं है. मसल ग्रो होता है जब आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि ये स्ट्रेस मैनेजेबल है, ये एनवायरनमेंट स्टेबल है और एनर्जी अवेलेबल है. अगर आप सिर्फ स्ट्रेस ऐड करोगे, ज़्यादा सेट्स, ज़्यादा फेलियर, ज़्यादा कार्डियो, ज़्यादा डेफिसिट, लेकिन रिकवरी नहीं दोगे, स्लीप कॉम्प्रोमाइज रहेगी, कार्ब्स कट करते रहोगे और कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहोगे, तो आपकी बॉडी किसी भी हालत में ग्रो नहीं करने वाली, रिकवर भी नहीं करेगी. हाइपरट्रोफी का रियल फॉर्मूला क्या है? वेल, मैकेनिकल टेंशन क्रिएट करो, हाई थ्रेशोल्ड फाइबर्स को रिक्रूट करो, माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव करो, सेट को इतना पुश करो कि स्टिमुलस मीनिंगफुल रहे इंटेंट के साथ, लेकिन उसके बाद बॉडी को सिग्नल दो, आई एम सेफ, ट्रेनिंग इज डन, इट्स टाइम टू रिकवर, इट्स टाइम टू बिल्ड. Take your protein, take your carbs. Don't worry so much about counting the food. You will know when you're full. Leucine जो आपका अमीनो एसिड है उसको थ्रेशोल्ड क्रॉस कराना बहुत ज़रूरी है.
Again, watch the earlier video, you'll know what I'm talking about. Take your carbs, don't compromise on the fat either. And with the carbs, remember mainly around your meal time. Luxury को sleep मत समझो, वो एक growth phase है. Recovery happens during sleep and growth also happens during sleep. So don't take it for granted. Give your body the rest it needs. Beginners के लिए consistency is the most important signal. For advanced lifters, precision and a properly structured, intelligently planned workout or protocol is very important. अगर आप ये समझ जाते हो कि मसल्स एक टिश्यू नहीं है, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो एनर्जी, हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम और एनवायरनमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेता है, तब आप ट्रेनिंग को बहुत ही एक अलग नजरिए से देखोगे. आप जिम जाओगे सिर्फ वेट मूव करने के लिए नहीं. You will go there to give your body the right signals. You will stimulate the body in the right way. And when the stimulation is efficient, recovery is respected, nutrition is aligned, then hypertrophy is going to be inevitable. Muscles growth कोई secret नहीं है, लेकिन discipline के बिना, biology को समझे बिना और ego को control में रखे बिना ये sustainable भी नहीं है. So train hard, recover harder, eat intelligently, sleep deeply, progress patiently. और याद रखो, मसल्स तब ग्रो करेंगे जब आपकी बॉडी को लगेगा I am safe. That's basically all about hypertrophy. I hope कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. We will get back to you. Thank you for watching our channel Body, Mind and Beyond. मैं हूँ शिवोहम. Please remember to subscribe, like and share. Thank you.